हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस सीरीज ऑफ लीगल वीडियो व्लॉग्स। आज हम संपत्ति के बारे में बात करेंगे कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार संपत्ति कितने प्रकार की होती है। क्योंकि पिछले वीडियो ब्लॉग में हमने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बारे में बात की थी जिसके द्वारा बेटियों को पैतृक संपत्ति में बेटों के बराबर हक दिया गया था, और वहीं से ये सवाल पैदा हो गया था कि संपत्ति कितने प्रकार की होती है और कैसे पता लगाया जा सकता है कि कौन सी संपत्ति को किस श्रेणी में शामिल किया जाएगा, कौन सी संपत्ति पैतृक होगी और कौन सी स्वयं अर्जित संपत्ति होगी। अगर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की हम बात करें तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार संपत्ति को दो श्रेणियों या दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक पैतृक संपत्ति एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और दूसरी स्वयं अर्जित संपत्ति या कहें सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। पैतृक संपत्ति या कहें एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हम किसे कह सकते हैं? जो संपत्ति 3 पीढ़ियों से विरासत में मिली हो उसको पैतृक संपत्ति की श्रेणी में शामिल किया जा सकता है। यह संपत्ति किसी व्यक्ति को उसके पिता से, पिता के पिता से और ग्रेट ग्रैंडफादर या कहें महान दादा या दादा के दादा से मिलती है। इन संबंधों के अलावा जिसमें पिता, पिता के पिता और ग्रेट ग्रैंडफादर या महान दादा या कहें दादा के दादा से जो प्रॉपर्टी आपको इन रिश्तों के अलावा किसी और रिश्ते संबंध से मिली उसको पैतृक प्रॉपर्टी की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता, बल्कि अलग संपत्ति उसको माना जाता है। पैतृक संपत्ति पर पहले केवल पुरुष सदस्यों का हक होता था, लेकिन 2005 में संशोधन हिंदू सक्सेशन एक्ट कहें या हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में किया गया और महिलाओं को समान अधिकार पुरुषों के दे दिया, और अब पैतृक संपत्ति पर पुरुषों के समान अधिकार महिलाओं का भी है इस संशोधन के बाद जो 2005 में किया गया था। ये 9 सितंबर को लागू हुआ था। इसमें 9 सितंबर के बाद ही जो सक्सेशन ओपन होता था उसमें बेटियों को हक था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो हमने पिछले वीडियो ब्लॉग में डिस्कस किया उसमें व्यवस्था दी कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि पिता 9 सितंबर 2005 को जीवित थे या नहीं थे। लड़कियों को, बेटियों को बेटों के बराबर उनके पिता की पैतृक संपत्ति में हक होगा। किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, बल्कि एक महत्वपूर्ण टिप्पणी भी की थी कि बेटियां बेटियां ही रहती हैं। अब सवाल पैदा होता है कि कोई संपत्ति पैतृक है या नहीं, इसकी पहचान, इसको आइडेंटिफाई हम कैसे कर सकते हैं? पैतृक संपत्ति को पहचानने के लिए सबसे पहले आप उस प्रॉपर्टी के सोर्स को देखिए। पैतृक संपत्ति 4 पीढ़ियों पुरानी होनी चाहिए। संपत्ति को सदस्यों द्वारा विभाजित नहीं किया जाना चाहिए। अगर संपत्ति सदस्यों में या जो कॉर्नर हैं, उसके स्वामी हैं, मालिक हैं, उनमें अगर वो संपत्ति विभाजित हो जाती है तो वो पैतृक नहीं रहती, और पैतृक संपत्ति के ऊपर किसी व्यक्ति का जन्म से अधिकार होता है। पैतृक संपत्ति पूर्वजों से उपहार वसीयत के माध्यम से प्राप्त संपत्ति इसमें शामिल होती है या नहीं? देखिए, जब आपको कोई संपत्ति अपने पूर्वजों से उपहार या वसीयत के माध्यम से प्राप्त होती है तो उसे या तो पैतृक संपत्ति या स्वयं अर्जित संपत्ति में कैटेगोराइज किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है। अब सवाल पैदा होता है कि पूर्वजों से मिली वसीयत या गिफ्ट या कहें हम उपहार के रूप में मिली संपत्ति में से किस संपत्ति को हम सेल्फ एक्वायर्ड या कहें स्वयं अर्जित में शामिल करेंगे और किसको पैतृक संपत्ति में शामिल करेंगे? तो इसका सीधा जवाब ये है कि पूर्वजों ने अगर वसीयत या जो गिफ्ट या जो किया है उपहारनामा उसमें कोई शर्त रखी है तो वो उसके हिसाब से डिसाइड होगा, उसके हिसाब से निर्णय होगा। यदि पूर्वजों ने एक शर्त रखी है कि उत्तराधिकारी को परिवार के लाभ के लिए संपत्ति लेनी चाहिए तो ये पैतृक संपत्ति होगी कि इसमें सब इंक्लूड होंगे, पूरा परिवार इसमें शामिल होगा। लेकिन यदि कोई शर्त नहीं रखी, सीधा गिफ्ट या उपहार या वसीयत के माध्यम से संपत्ति दी है तो उसकी अलग और उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आएगी, श्रेणी में आएगी, उसकी निजी संपत्ति उसको माना जाएगा। यदि कोई संपत्ति पैतृक संपत्ति की आय से खरीदी जाती है, कोई एंसेस्ट्रल पैतृक संपत्ति किसी परिवार के पास है, उससे आमदन होती है और उससे कोई प्रॉपर्टी, कोई संपत्ति हम खरीदते हैं तो उसको भी पैतृक संपत्ति ही माना जाएगा। अब एक सवाल और पैदा होता है कि महिलाओं को जब कई बार उत्तराधिकार में संपत्ति मिल जाती है किसी रिश्तेदार से या किसी संबंधी से, तो उसको क्या सेल्फ एक्वायर्ड की श्रेणी में माना जाएगा या उसको पैतृक संपत्ति माना जाएगा? तो इसमें सीधे तौर पर कानून में जो प्रावधान है उनके मुताबिक जो महिलाओं की संपत्ति है, चाहे उन्हें कहीं से भी वो मिली हो, वो उनके द्वारा उनकी अलग संपत्ति मानी जाएगी। महिलाओं से मिली संपत्ति या महिलाओं को मिली संपत्ति को पैतृक संपत्ति की श्रेणी में
शामिल नहीं किया जाता। ये उनकी अलग और निजी संपत्ति के तौर पर इसको कानून में माना जाता है और वो स्वतंत्र हैं। कानून उनको हक देता है, अधिकार देता है कि महिलाओं को किसी भी संबंध से जो प्रॉपर्टी मिलती है, संपत्ति मिलती है, वो उसको किसी को भी दे सकती है। दूसरा सवाल स्वयं अर्जित या कहें सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी से संबंधित है। किस प्रॉपर्टी को हम सेल्फ एक्वायर्ड या स्वयं अर्जित प्रॉपर्टी कहते हैं? इसके नाम से ही स्पष्ट है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में जो संपत्ति अर्जित करता है, जो उसने खुद कमाई, अपनी मेहनत से खरीद की हो, कमाई हो, वो उसकी संपत्ति स्वयं अर्जित या सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के कैटेगरी में शामिल होती है। कोई भी व्यक्ति जिसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी या स्वयं अर्जित प्रॉपर्टी होती है, वो उसको अपने किसी भी संबंधी, रिश्तेदार को गिफ्ट में, उपहार में दे सकता है और उस पर किसी प्रकार की उसके उत्तराधिकारी, उसके पुत्र या पुत्रियां सवाल पैदा नहीं कर सकते। माता पिता के जीवित रहते उनकी जो संपत्ति है, जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है या कहें स्वयं अर्जित संपत्ति है, उस पर संतानों का कोई अधिकार नहीं होता। कोई भी व्यक्ति अपनी सेल्फ एक्वायर्ड या स्वयं अर्जित संपत्ति को किसी को भी हस्तांतरित कर सकता है, वसीयत कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के समय अपनी संपत्ति को बिना वसीयत के छोड़ जाए तो उसमें उत्तराधिकार कानून के हिसाब से जो उसके उत्तराधिकारी होते हैं उनको उसमें प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता है। इसको इंटरस्टेट सक्सेशन कहते हैं। बिना वसीयत के अगर किसी संपत्ति के मालिक की मृत्यु हो जाए तो उसकी संपत्ति उत्तराधिकार कानून जो है, अधिनियम जो है, उसके जो प्रावधान है उसके हिसाब से उनके जो वारिस हैं उसके बीच में वो प्रॉपर्टी जाए। एक और सवाल यहाँ पैदा होता है कि क्या किसी व्यक्ति के धर्म परिवर्तन से भी उसके उत्तराधिकार में कोई फर्क पड़ता है, उसके प्रॉपर्टी एक्वायर करने, उसको प्रॉपर्टी मिलने में कोई फर्क पड़ता है? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 26 में यह प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे धर्म में परिवर्तित हो जाता है तो भी उसके पास पैतृक संपत्ति का अधिकार है। ऐसी संपत्ति पर व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है, इसलिए संपत्ति का दावा करने से धर्मांतरण रोक नहीं सकता। वसीयत या संपत्ति के उत्तराधिकार पर क्या प्रभाव पड़ते हैं? एक सवाल और पैदा होता है कि कोई व्यक्ति अगर अपनी संपत्ति की वसीयत करे तो उसके उत्तराधिकार पर क्या प्रभाव पड़ेंगे? वो प्रॉपर्टी वसीयत के हिसाब से जाएगी या कानून में उसके लिए क्या प्रावधान है? यदि कोई व्यक्ति अपनी स्वयं अर्जित संपत्ति, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की वसीयत अपने जीवन काल में कर देता है तो उसकी स्वयं अर्जित या सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी जिस व्यक्ति के नाम वो वसीयत करता है उसी व्यक्ति को वो प्रॉपर्टी मिलती है। किसी व्यक्ति के कौन कौन उत्तराधिकारी होते हैं? एक सवाल और पैदा होता है, वह उनमें जायदाद का बंटवारा, जो प्रॉपर्टी है उसका बंटवारा कैसे होता है? और वसीयत का आज के इस वीडियो ब्लॉग में जिक्र आया और वसीयत करवाते समय क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए ताकि बाद में वसीयत, जो वसीयत करता है, उसकी सही मायने में लागू हो सके। और क्या प्रॉपर्टी, किस प्रकार की प्रॉपर्टी की वसीयत नहीं की जा सकती और किन आधारों पर किसी वसीयत को चैलेंज कोर्ट में किया जा सकता है, इसके बारे में किसी अगले वीडियो ब्लॉग में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय फॉर टुडे। खुश रहें, आबाद रहें।